हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ज्योति पटेल आज आपको स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1 समझाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज के कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम सीखेंगे कौन से होंगे हमारे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। उसके बाद है एक्सप्लेन द वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस। नेक्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एंड लास्ट एक्सप्लेन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया बाय यूजिंग अ टेबल। तो हम ये टोटल 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलते हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स बेसिकली हम वाटर का यूज़ किस तरह से करते हैं वो जानेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि मॉर्निंग के उठने से लेकर रात के सोने तक की सारी एक्टिविटी हमारी कहीं ना कहीं वाटर के साथ जॉइंट होती है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग और कहाँ कहाँ वाटर का यूज़ करते हैं उसका ये परसेंटेज दिया है। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि किस तरह से दिया है। अब जैसे कि 60% एग्रीकल्चर में हमारा वाटर यूज़ होता है। उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर 3% यूज़ होता है। फिर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो 3% यूज़ होता है। पावर की बात की जाए तो 4% यूज़ होता है। माइनिंग की बात की जाए तो 3% होता है। और अदर की बात की जाए तो 3% है। तो ऐसे हम अपने वाटर का यूज़ इंडिया में किस तरह से करते हैं ये हमने जाना। नेक्स्ट है लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन ऑन द अर्थ विदाउट द वाटर। अब हम ये मानते हैं कि हमारी जो लाइफ की बेसिक नीड है वो फुलफिल किस वजह से होती है, ओनली एंड ओनली वाटर की वजह से। तो ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि विदाउट वाटर हम अर्थ के ऊपर किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। अब आपको भी पता है कि अगर हम थोड़े या 1 दिन या 2 दिन अगर खाए बिना जी सकते हैं बट पानी बिना नहीं जी सकते। देयर इज़ नो लाइफ। नेक्स्ट नो एनी अदर ऑप्शन फॉर वाटर रिसोर्सेज। अगर हम चूज़ करें कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर दाल और राइस पसंद है तो उसके ऑप्शन में अगर घर पे मतलब खिचड़ी बनी है तो आप उस खिचड़ी को भी खाए या तो खाकर अपना अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हो। बट अगर वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, नीड है, उसकी अल्टरनेटिव में कोई भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि जो उसका डिमांड क्या करे, सेटिस्फाई कर पाए। ऐसा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइंस यूजेबल वाटर इज़ लिमिटेड ऑन द अर्थ। अगर बोला जाए कि पूरे अर्थ पे कितना परसेंट पानी है तो हम बोलते हैं 71% वाटर है। बट उसमें से यूजेबल वाटर बहुत ज़्यादा और बहुत ही रेयरली है क्योंकि ये लिमिटेड है। तो इसका यूज़ हमको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर। अब जनरली हम सभी को पता है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि वाटर है वो हमको रेन से मिलता है। तो रेन वाटर, अब रेन वाटर की बात की जाए तो दीज ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब जो वाटर जो हमको मिलता है, जो वाटर रिसोर्स है, उसका जो मेन अगर रिसोर्सेज में अगर गिना जाए तो वो है रेन वाटर।
क्योंकि रेन वाटर है जो अर्थ पे हमको ओरिजिनल ही मिलता है। नेक्स्ट है लाइक अ लेक, रिवर, स्ट्रीम, वेल एक्सेट्रा की जो हमको नदियों में, तालाब में जो पानी मिलता है, वो पानी कहाँ से आया होता है? ये पानी जो बारिश गिरती है वो बारिश की वजह से उन नदियों में, उन तालाब के अंदर वो उसमें स्टोर होते हैं और उस पानी का यूज़ हम करते हैं। ऑल दिस सोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू द रेनफॉल। और ये सारे जो लेक है, रिवर है, वेल है, स्ट्रीम्स हैं, ये सारे अस्तित्व में किस वजह से? ओनली एंड ओनली रेन। अगर बारिश होगी तभी ये सारे अस्तित्व में होंगे, क्योंकि इसमें तभी पानी होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सूखा। नेक्स्ट, सरफेस वाटर मतलब स्तरीय जल, मतलब ये कि जो हमारे लैंड की जो सरफेस होती है उस पे जो वाटर आता है उसकी बात की जा रही है। तो आप ये दो पिक्चर्स देख सकते हो जिसके अंदर हमने कुछ वाटर्स के सरफेस वाटर्स के पिक्चर्स दिखाए हैं। The water on the surface on the earth is found in the form of river, lake, pond, sea, streams, etc. अब लैंड के ऊपर अगर आप कहीं पे पानी ढूंढने निकलोगे तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा उसका ये एग्जाम्पल बोल रहा है। अब जैसे कि हम कहाँ कहाँ पे अपना पानी देख सकते हैं या फिर हम जैसे महसूस कर सकते हैं, तो पहली बात ये है कि लेक है, लेक पे आप पानी देख सकते हैं, रिवर है, फिर उसके बाद पॉन्ड है, सी है, स्ट्रीम्स है, यहाँ पे हमें पानी अवेलेबल दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, रिवर आर मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब जो रिवर है ये सरफेस ऑफ वाटर का मेन रिसोर्स गिना गया है। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर की अगर बात की जाए तो लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, पहला है सॉइल, फिर उसके बाद है लॉन्स, फिर उसके बाद है सैंड एंड ग्रेवल्स, फिर उसके बाद है लॉन्स, फिर उसके बाद है क्ले और लास्ट में है रॉक्स। अब ये क्या है? ये ग्राउंड वाटर का एक सरफेस आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हमारा जो लैंड है वो अलग अलग लेयर के अंदर बटा हुआ है, डिवाइडेड है, सेपरेट। अब इसके अंदर सबसे जो लास्ट का जो लेवल होता है वो रॉक से बना होता है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी होती है, उसके बाद उसके ऊपर पानी की स्टोरेज होती है, और वही पानी जब हम खुदाई करते हैं तब उसमें से वो निकलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अब जनरली हर जगह पे आप रिवर या पॉन्ड या सी नहीं देख सकते। अब जैसे कि कई ऐसी जगहें हैं कि जो एरिया है कि जो रिवर या सी के पास है, तो वहाँ पे नदियाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी देखने के लिए। पर कुछ ऐसे भी एरिया है कि जहाँ पे रिवर देखने को नहीं मिलता, तो वो लोग वाटर का किस तरह से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या तो अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं, तो उनको वाटर कहाँ से मिलेगा? तो नेक्स्ट है कि वाटर इज़ कंटेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द लोअर स्ट्राटा ऑफ द लैंड। अब ये एक लेवल है, एक ये प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमारी जो सॉइल है उस सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व होता है, सोखता है, और ये सूखा जो सोखे हुए पानी है उसको हम खोद कर इस पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि हमारा जो लैंड है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं, उन लेयर की अगर बात की जाए तो आप अगर वाटर की बात करो तो वाटर होता है वो लैंड के अंदर जो ज़मीन होती है उसके सॉइल के अंदर बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो इससे होगा क्या कि जहाँ पे भी पानी गिरा होगा वो लैंड जो सॉइल है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा।
तो ये धीरे धीरे वो पानी सॉइल के नीचे के लेयर के अंदर एक जगह स्टोर होगा, और ये पानी अनलिमिटेड है, आप कितना भी चाहो इसका यूज़ कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने मन चाहे मतलब के लिए यूज़ करें। चलो नेक्स्ट, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया अबाउट 42% ग्राउंड वाटर। अब नॉर्थ साइड की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 42% जितने सोर्सेस हैं जो वाटर के, वो ग्राउंड वाटर के रिलेटेड है। अगर 100 में से 42% जो है वो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज गिने जाते हैं। नेक्स्ट, द साउथ इंडिया लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द माउंटेनियस रीजन। अब पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है, तो जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आप खुदाई नहीं कर सकते, इस वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर के सोर्स होने का बहुत ही कम चांसेस होता है। वहाँ पे आप खुदाई नहीं कर सकते, इस वजह से आप ग्राउंड वाटर की सुविधा नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाटर रिसोर्स एंड यूजेस। अब वाटर रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका पहला पॉइंट है इरिगेशन। अब सिंचाई के लिए जनरली हम वाटर रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि 84% ऑफ वाटर इज़ यूज इन इंडिया फॉर इरिगेशन पर्पस। ये अकॉर्डिंग टू 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि हमारे देश के अंदर 84% जितना वाटर है उसका यूज़ इरिगेशन फैसिलिटी में किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें तो 1500 liters for a water is required to produce 1 kg of wheat। अगर 1 किलो गेहूँ अगर ग्रो करना है तो उसके लिए तकरीबन 1500 लीटर जितने पानी का यूज़ होगा। अब ये जनरली ज़रूरी नहीं कि 1500 लीटर हर एक क्रॉप्स के लिए सेम होगा। अब जैसे 1 किलो मतलब 1 केजी गेहूं के लिए, वेट के लिए 1500 लीटर है, तो हो सकता है कि अब जूट है, शुगर कैन है, उनके लिए थोड़ा कम यूज़ हो, या तो इससे ज़्यादा भी पानी का यूज़ हो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो 1500 लीटर ऑफ वाटर है वो 1 केजी कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लग सकता है, क्योंकि हर एक क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए या ग्रो कराने के लिए अलग अलग केजी, अलग अलग लीटर्स के वाटर का यूज़ होता है। किसी में 1000 लगेगा, किसी में 1200 लग सकता है, किसी में 1800 लग सकता है, एक्सेट्रा। In 2nd century, the famous irrigation method is a canal system। अब सेकेंड अगर सेंचुरी की बात की जाए तो उस टाइम से ही हमारा जो फेमस मेथड है फॉर इरिगेशन इज़ अ कैनल सिस्टम, मतलब नहर की सुविधा। कि ये नहर की सुविधा 2nd सेंचुरी से ही चलती आ रही है इरिगेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट, for example, a grand Asian canal constructed across the river Kaveri। इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि हम अगर जानते ही हैं कि जो रिवर कावेरी है उसके ऊपर एक ग्रैंड एशियन कैनल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। There are the 3 medium of irrigation in India। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 3 मीडियम्स हैं इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, और इसमें से 1 बाय 1 हम समझते हैं। तो पहला है वेल एंड ट्यूबवेल। कुएँ जो होती हैं, और कुएँ के अंदर ट्यूबवेल मतलब कुएँ के अंदर एक पंप लगाकर उसके थ्रू, दैट मीन्स मोटर की सुविधा से पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट है कैनल, की जो सबसे पुराना और सबसे फेमस मेथड है।
उसके बाद है पॉन्ड्स, जो तालाब होते हैं, तालाब के थ्रू भी हम इरिगेशन की फैसिलिटी या तो इरिगेशन हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वेल है या जो कैनल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। वेल्स एंड कैनल आर मेजर यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस। Canal irrigation is the practiced in waste plan of सतलुज, गंगा, यमुना। ये बहुत ही फेमस रिवर्स के नेम हैं जो आपने सुने ही होंगे, सतलुज, गंगा, यमुना, कि जो वेस्ट प्लान के बहुत ही फेमस रिवर है उनके ऊपर ये कैनल इरिगेशन जो सिस्टम है, जो मेथड है, ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। अब जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा वाले रीजन के पास जो रिवर बहती है वहाँ पे भी ये कैनल की इरिगेशन की सिस्टम अभी भी चलती है। अब जैसे कि कौन से रिवर के पास ये डेल्टा रीजन आया है तो हमने देखा है, जैसे कि महानदी की बात हुई, गोदावरी की बात हुई, कृष्णा की बात हुई, कावेरी रिवर की बात हुई। ये ऐसे ऐसे रीजन है कि जहाँ पे डेल्टा मतलब 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पे ये कैनल इरिगेशन की सिस्टम चलती है। और आप ये देखिए, आपको ये दिखेगा, देखो ये रहा कैनल सिस्टम नहर की, जिसके अंदर 2 साइड से यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है और वहाँ पे आप पानी को स्टोर करते हो कि जिसकी वजह से जो भी आपके साइड साइड में ये क्रॉप्स हैं उनको ये फैसिलिटी, जो पानी होता है वो अच्छे से और बराबर मिलता है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब जो पंप होते हैं, अब वेल तो आपने देखे ही होंगे, फिर इसके बाद ये दूसरा आप पिक्चर देख सकते हो जिसके अंदर ये पंप दिया है। इस पंप में आप देख सकते हो क्या है कि किस तरह से ये पंप के थ्रू फार्म्स के अंदर पानी दिया जाता है और क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। आप देख सकते हो, ये जनरली आपने अपने गांव में ही देखा होगा। और ये फैसिलिटी भी और ये मेथड बहुत पुरानी है जिसका यूज़ अभी भी चल रहा है। अब नेक्स्ट है नाउ ट्यूबवेल। ये आपने ट्यूबवेल देखा ही, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस इरिगेशन फैसिलिटी में यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। आखिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, वो भी वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड। तो हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में कि ये क्या है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए कि जिसके अंदर जो रिवर्स होती हैं उनके ऊपर एक डैम बांधा जाता है, या तो उनका यूज़ अलग अलग गांव के ऊपर जब भी उनको पानी की ज़रूरत हो तब उन पानी का यूज़ करने के लिए एक स्टोरेज की सुविधा बनाई जाती है। इस सुविधा का यूज़ अलग अलग स्टेट या तो अलग अलग विलेज के लोग करते हैं। अब जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे लिखा है भाखरा नगर। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नेम है भाखरा नगर कि जो सतलुज रिवर पे आया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट कौन सा स्टेट लेता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं कि जो ये भाखरा नगर प्रोजेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। फिर उसके बाद है कोसी। अब ये कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नेम भी है और साथ ही साथ रिवर का भी नेम है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ या तो बेनिफिट बिहार के स्टेट के लोग करते हैं। दूसरा है दामोदर वैली।
ये दामोदर वैली नाम का प्रोजेक्ट दामोदर रिवर पे आया हुआ है और ये दामोदर रिवर का बेनिफिट झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोग करते हैं। उसके बाद है हीराकुंड। हीराकुंड महानदी रिवर के ऊपर आया हुआ है और इसका जो बेनिफिट है वो उड़ीसा के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद है चंबल वैली। चंबल वैली का जो रिवर है चंबल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग करते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का यूज़ इन रिवर के ऊपर क्यों किया गया है, क्योंकि इन रिवर के जो पानी है उस पानी को स्टोर किया जाता है और स्टोर हुए पानी को जब भी आसपास के विलेज है या तो आसपास के जो लोग हैं उनको जब फार्मिंग के लिए कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ज़रूरत पड़ती है तब इस रिवर के पानी का यूज़, मतलब कि जो स्टोरेज हुआ था, जो स्टोर हुआ था, उस पानी का यूज़ ये अपने फार्मिंग के लिए करते हैं। ये वो प्रोजेक्ट दिया है। अब हमने चंबल वैली की बात कर ली थी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर की, जो कृष्णा रिवर पे आया हुआ है और इस रिवर का जो प्रोजेक्ट पर्पस है वाटर का, उसका जो बेनिफिट है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग करते हैं। फिर है कृष्णा राज सागर कि जो कावेरी रिवर पे आया हुआ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कि जिसका कर्नाटका और तमिलनाडु के लोग इसका बेनिफिट, मतलब कि उसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आप देखो जैसे कि तुंगभद्रा हुआ, जो तुंगभद्रा रिवर पे आया हुआ है और जिसका यूज़, इस पानी का यूज़ कौन करता है तो आंध्र प्रदेश के लोग और कर्नाटका के लोग करते हैं। इसके बाद है नर्मदा वैली कि जो सरदार सरोवर पे आया हुआ इसका प्रोजेक्ट है और ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है और इसका यूज़ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग करते हैं। अब लास्ट की जो आप तीन देख रहे हो जिसका नाम है कंदना, उसके बाद उकाई और उसके बाद दरोई, ये तीन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर से कंदना जो है वो महिसागर रिवर के ऊपर आया है और जिसका बेनिफिट गुजरात को मिलता है। उसके बाद है उकाई जो काकरा पार पे है और ये तापी रिवर पे प्रोजेक्ट बंधा हुआ है और जिसका बेनिफिट गुजरात को मिलता है। लास्ट है दारोई जो साबरमती रिवर के ऊपर आया है और इसका बेनिफिट गुजरात के लोगों को मिलता है। यहाँ पे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया की जो हमने अपनी बुक का लिया है वो हमने आज इस वीडियो में जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पार्ट 2 में हम जानेंगे अदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स।